मैं ऐसे ही बैठा हुआ था और नेट में गाना सुन रहा था और अचानक एक गीत आया मेरे सामने। भाई साहब, क्या गीत के बोल हैं, गजब। गीत का नाम है तू जिंदा है और बोल लिखे गए हैं शैलेंद्र जी के द्वारा। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पर भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। हमारे कारवाओं का मंजिलों को इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। जिधर मुड़ेंगे ये कदम बढ़ेंगे एक नई डगर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जमी के पेट में पले अगन पले हैं जलजले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोक के स्वराज ये। मुसीबतों के सर कुचल बढ़ेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। गिरेंगे जुर्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। क्यों, अच्छा लगा ना? चलिए अब कहानी में आते हैं, लेकिन उससे पहले इंट्रो। कहानी के सबसे शुरुआत में हमें कांग यूलिंग को दिखाया जाता है। वो कहती है, मैं तो थक गई, मुझे रोज पहाड़ चढ़ना होता है और फिर वहां जाके प्रैक्टिस करनी होती है। ये रोज का काम बड़ा ही थका देने वाला काम है। अरे अब तो मेरे पैर भी मेरे साथ नहीं दे रहे। दूसरी तरफ युनहू जो नहा रही होती है, ये सारी शिकायतें सुन रही होती है। वो कांग यूलिंग से कहती है, मास्टर ये सब हमारे लिए ही कर रहे हैं, तो शिकायत मत करो जूनियर सिस्टर। फिर हमें हान जियानपी को दिखाया जाता है। वो युनहू से कहती है, मैं नीचे जा रही हूँ सब्जियां धोने। ये सुनकर कांग यूलिंग दौड़ के आती है और हान जियानपी को पीछे से झपकी मार देती है और झपकी मारते हुए कहती है, थर्ड सीनियर सिस्टर अब तुम ही बताओ, क्या मास्टर अब ज्यादा ही स्ट्रिक्ट नहीं हो गए हैं? अचानक झपकी मारने के कारण हान जियानपी तो डर ही जाती है। वो फिर कांग यूलिंग से कहती है, जूनियर सिस्टर मुझे तंग मत करो। वो फिर आगे कहती है, मास्टर न केवल अब अपना समय मेरे कल्टीवेशन को इम्प्रूव कराने में खर्च कर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ वो हमें व्हाइट जेट हॉट पाथ में मेडिटेशन करने को भी दे रहे हैं। अगर वे हमारे लिए इतना सब कर रहे हैं तो ये हमारी भी दायित्व में पड़ता है कि हम अपना कल्टीवेशन को इम्प्रूव करें। ये बोलते ही हान जियानपी वहां से चली जाने लगती है। फिर कांग यूलिंग युनहू से कहती है, सीनियर सिस्टर ने हमें कहा था कि मास्टर पहले बहुत ही अच्छे थे, लेकिन बाद में वे बदल गए। क्या आपको लगता है कि सीनियर सिस्टर की बात सही है? ये सुनकर युनहू कहती है, मैं इतना तो कुछ नहीं जानती, मगर मैं ये कह सकती हूँ कि हम सब किसी न किसी कारण सेट से निकाले हुए डिसाइपल्स हैं। हान जियानपी को निकाला गया उसके स्टेटस के कारण, मुझे निकाला गया मेरे कमजोर स्पिरिचुअल रूट के कारण, और तुम्हें निकाला गया तुम्हारे बेवकूफी के कारण। ये सुनकर कांग यूलिंग मुंह फुला लेती है और मुंह फुलाते हुए कहती है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं तो बहुत ही समझदार हूँ। फिर युनहू आगे कहती है, केवल मात्र वो मास्टर ही थे जिन्होंने हम सबको एक साथ बांधे रखा। अब सीन चेंज होता है। कुछ समय बाद अब हमें अगले सीन का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ हान जियानपी मास्टर के बारे में सोच रही होती है। अचानक उसे कुछ लोग ऊपर आते हुए दिखते हैं। जब वे लोग सामने आते हैं तब उसे पता चलता है ये तो उन्हीं के सेट के कुछ अन्य डिसाइपल हैं। फिर हान जियानपी उनसे पूछती है, कौन हो तुम लोग और क्या तुम्हारे पास टोकन है ऊपर आने के लिए? ये सुनकर उनमें से एक, जिसका बाल हरा रंग का था, उसने उत्तर दिया, सिस्टर हान जियानपी, क्या आप मुझे भूल गए हैं? ये सुनकर हान जियानपी सोचने लगती है, अरे ये तो हमारी सेट के सीनियर ब्रदर जाओ हुआंग मिंग है ना। फिर वो उस लड़के से पूछती है, सीनियर ब्रदर जाओ, आप यहाँ किस लिए आए हैं? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है आप तो यहाँ कुछ समय पहले आए थे ना, इडिलविश हर्ब कलेक्ट करने के लिए। क्या आपको और भी चाहिए वो हर्ब?
ये सुनकर वो लड़का कहता है, अरे नहीं नहीं सिस्टर, मैं उसके लिए नहीं आया हूँ। असल में बात यह है कि हमारे मास्टर के पास 7 मेडिसिनल क्रेन्स है, लेकिन पता नहीं सबके सब कहाँ चले गए, इसलिए मास्टर ने हमें उन्हें ढूंढने के लिए भेजा है। मेडिसिनल क्रेन्स का नाम सुनते ही हान जियानपी हैरान हो जाती है। फिर वो लड़का आगे कहता है, हाँ सिस्टर, मेडिसिनल क्रेन्स क्या आपने देखा है यहाँ आते हुए? असल में ये मेडिसिनल क्रेन्स मास्टर के लिए काफी कीमती चीज है। ये सुनते ही हान जियानपी डरते हुए और घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा है। ये बोलते ही वो मन ही मन में सोचती है, उन 7 पक्षियों में से कई पक्षियों को तो हम ही मार के खा गए, और सबसे बड़ी बात, उन्हें पकाने वाला और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। अब मैं इन्हें क्या कहूँ? फिर हान जियानपी बहाना मारती हुए उन्हें कहती है, क्या क्या तुम्हारे पास टोकन है? अगर नहीं है तो जाओ पहले लेके आओ। अगर हमारे मास्टर को पता चल गया कि तुम्हारे पास कोई टोकन नहीं है और तुम लोग यहाँ घुसे चले आ रहे हो तो हमारे मास्टर हमें छोड़ेंगे नहीं, वो हमें पनिश करेंगे। ये सुनकर वो लड़का कहता है, अरे सिस्टर, आप इतना क्यों घबरा रही हैं? हमें तो बस ऊपर जाना है और देखना है कि वाकई में वो मेडिसिनल क्रेन्स यहाँ आए हैं या नहीं। ये सुनकर हान जियानपी उनके बातों से असहमत हो जाती है और उन्हें मना करती है ऊपर जाने को। जब इतने बातों से भी हान जियानपी नहीं मानती है तो वे लोग अपने असली रूप में आ जाते हैं। वो लड़का अब गुस्से से हान जियानपी से कहता है, अरे ओ हान जियानपी, तुझे क्या लगता है मैं इतनी देर से तुझसे काफी प्यार से बातें कर रहा हूँ तो तू अपने आप को काफी बड़ी समझ रही है? तेरी औकात क्या है यहाँ? लगता है मुझे तुझे सबक सिखाना ही होगा। ये कहते ही वो लड़का दौड़ते हुए हान जियानपी के पेट में घूसा मारने की चेष्टा करता है। पीछे खड़े अन्य डिसाइपल उस लड़के को रोकने की बहुत चेष्टा करते हैं। वो कहते हैं, सीनियर ब्रदर, ऐसा मत करो, अगर यहाँ के पीक मास्टर शिनशी को पता चल गया तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। ये सुनते ही वो लड़का मन ही मन में सोचता है, मास्टर शिनशी तो अपने डिसाइपलों के बारे में सोचते ही नहीं है, और सबसे बड़ी बात, इस डिसाइपल का तो अपना कल्टीवेशन जागृत भी नहीं हुआ है। ये लड़की तो कचरा है, कचरा। अगर मैं इस डिसाइपल को मार भी दूं तो मास्टर शिनशी मुझे कुछ नहीं करेंगे। ये सोचते ही वो लड़का अपने वार को और भी घातक कर देता है, लेकिन इसके बावजूद भी हान जियानपी उसके इस वार को रोक देती है। ये होता देख वो लड़का चौंक जाता है, वो समझ नहीं पाता ये क्या हो गया है। फिर हान जियानपी उस लड़के से कहती है, सीनियर ब्रदर जाओ, क्या अभी भी तुम इस पीक में लड़ना चाहते हो? ये सुनते ही वो लड़का और भी गुस्सा हो जाता है और वो मन ही मन में सोचता है, इस तुच्छी सी लड़की ने कैसे मेरा वार रोक दिया? क्या इस लड़की की कल्टीवेशन जागृत हो गई है? ये सोच आते ही वो लड़का हान जियानपी से कहने लगता है, तुम्हारा मास्टर तो तुम्हें कुछ नहीं सिखाते, तो तुम कैसे करके ये सब कर पा रही हो? शायद तुमने अपने मास्टर से बिना पूछे उसका कल्टीवेशन मेथड को चोरी किया है। अब तो मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। ये सुनते ही हान जियानपी मन ही मन में सोचती है, सीनियर ब्रदर का कल्टीवेशन तो मुझसे काफी अधिक है, अगर इसी तरह वो मुझ पर वार करते रहे तो मैं काफी ज्यादा जख्मी हो जाऊंगी। फिर वो आगे सोचती है, लेकिन कुछ भी हो, चाहे मुझे यहाँ मरना पड़े, लेकिन फिर भी मैं अपने मास्टर का अपमान नहीं होने दूंगी। अचानक पीछे से एक आवाज सुनाई पड़ती है, क्या अब तुम सब मेरे डिसाइपलों को सिखाओगी कि उन्हें क्या करना है? ये कहते ही हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़के को एक ही बार में दूर फेंक देता है और फिर एक एक कर उन सभी लड़कों का कचुम्बर निकाल देता है। ये सब करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हान जियानपी की तरफ देखकर उससे कहता है, तुमने बहुत अच्छा किया, शाबाश। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उनकी ओर काफी गुस्से से देखता है। ये देखकर वो सारे डिसाइपल्स डर के मारे झुककर उन्हें प्रणाम करते हुए उनसे माफी मांगने लगते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उनकी तरफ देखकर उन्हें कहता है, अब भाग जाओ यहाँ से, इससे पहले मेरा गुस्से का पाला बहुत बढ़ जाए। और हाँ, अगर तुम्हारे मास्टर को मुझसे शिकायत है तो उन्हें भेजना मुझसे मुकाबला करने के लिए। अब जाओ यहाँ से। ये सुनते ही वे सारे के सारे डरते हुए वहां से चले जाते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हान जियानपी से कहता है, अच्छा बताओ, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं है ना? ये सुनकर हान जियानपी कहती है, नहीं मास्टर, मुझे कहीं नहीं लगी है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हान जियानपी से पूछता है, अच्छा अब बताओ, ये सब यहाँ किस लिए आए थे? ये सुनकर हान जियानपी मास्टर से कहती है, मास्टर आपको ये नहीं पता, तो फिर आपने इनको मारा क्यों? फिर कुछ समय बाद हमें अगले सीन का दृश्य दिखाया जाता है, जहां हमारा मेन कैरेक्टर इडिलविश गार्डन में बैठा हुआ है और डोंग यूलिंग से कहता है, अरे ये सारे के सारे मेडिसिनल क्रेन्स कब मेलजोल करेंगे और कब मैं इनके स्वादिष्ट अंडों को खा पाऊंगा? यह सब सुन डोंग यूलिंग काफी हताशा की हालत में मास्टर को देखती है। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर उन मेडिसिनल क्रेन्स को देखकर उनके स्वादिष्ट मीठों के बारे में सोचने लगता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर डोंग यूलिंग से पूछता है, खैर छोड़ो ये सब, अब तुम मुझे बताओ तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल अब कैसा है? ये सुनते ही डोंग यूलिंग ने उत्तर दिया,
मास्टर, आपकी दया से मैंने काफी अच्छे से अपना कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाया है। अब मैं अपने आप को काफी शक्तिशाली महसूस कर पा रही हूँ। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर डोंग यूलिंग से कहता है, ठीक है, अब तुम फाउंडेशन बिल्डिंग रेल्म पर पहुंच चुकी हो। अब तुम्हें स्पेल सीखने में ध्यान देना होगा। ये बोलते ही हमारा मेन कैरेक्टर डोंग यूलिंग को एक किताब पकड़ा देता है और वो फिर आगे कहता है, तुम्हारे पास म्यूटेटेड आइस रूट की शक्तियां है, इसलिए ये लो। इस पुस्तक में बहुत सारे स्पीड लेवल के वाटर टेक्निक्स लिखे हुए हैं। इसे काफी मेहनत से प्रैक्टिस करो और अगर किसी चीज में दुविधा हो तो मुझसे पूछ सकती हो। ये सुनते ही डोंग यूलिंग ने हमारे मेन कैरेक्टर को उत्तर दिया, ठीक है मास्टर, मैं काफी मेहनत से इसे प्रैक्टिस करूंगी। ये बोलते ही वो मन ही मन में सोचने लगती है, मास्टर आप क्यों नहीं मुझे पनिश्ड कर रहे हैं? मैं कब से आपके पनिशमेंट का इंतजार कर रही हूँ। और यहीं पर हमारे इस कहानी का भाग खत्म हो जाता है। और हाँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक वाइक कीजिए भाई, हमें भी तो पता चले कि आपको ये अच्छा लग रहा है या नहीं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।